नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर सिंह साहू, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आज आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कुछ बतलाना चाहता हूँ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के 3 स्रोत हैं, 3 साधन हैं, जिसमें 2 साधनों की चर्चा मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में किया है, जिसे आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, जिसमें से अप्राकृतिक साधन, घनत्व, दबाव, तापक्रम और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा मैंने की है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के प्राकृतिक साधन। और इन प्राकृतिक साधनों में 2 महत्वपूर्ण साधन हैं। एक है ज्वालामुखी उद्गार और दूसरा है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। वैसे आपके पाठ्यक्रम में ज्वालामुखी अलग चैप्टर है, जिसमें इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर भी ज्वालामुखी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना जरूरी है। तो आइए हम सब पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के जो प्राकृतिक साधन हैं उनकी चर्चा करें। जैसे नाम से स्पष्ट है, ज्वालामुखी अर्थात धरातल में एक केंद्र का निर्माण होना, मुख का निर्माण होना और उस मुख द्वारा धरातल के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा, धूल के कण, राख इत्यादि पदार्थों का बाहर प्रकट होना, बाहर निकलना ही ज्वालामुखी कहलाता है। चूंकि ये ज्वाला के रूप में, अग्नि के रूप में बाहर प्रकट होता है, इसीलिए इसे ज्वालामुखी नाम दिया गया है। या देखिए, ज्वालामुखी, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं: जागृत, सुषुप्त और शांत। जैसे नाम से स्पष्ट है, जागृत, जागृत से असर हमेशा जागते रहना, पुनः बार बार ज्वालामुखी का विस्फोट होना। और इसका उदाहरण है हवाई द्वीप और स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। लगातार उससे अग्नि की लपटें निकलती रहती है, लावा मैग्मा बाहर प्रकट होती रहता है। तो जागृत हमेशा जागते रहता है, इसीलिए इसका नाम है जागृत ज्वालामुखी। एक बार जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, सतत रूप से वहां ज्वालामुखी आते रहता है। दूसरा है सुषुप्त, अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद लगातार सुषुप्त अवस्था में रहना और अकस्मात अचानक एकाएक फिर से वहां पर ज्वालामुखी प्रकट हो जाना, इसीलिए इसको सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। विषुवयस इसका अच्छा उदाहरण है। कुंभकर्ण निद्रा में सोया हुआ रहता है और फिर अचानक एकाएक धरातल पर ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है, जिसे हम सुषुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। फिर है तीसरा, शांत ज्वालामुखी, अर्थात एक बार धरातल में ज्वालामुखी प्रकट होने के बाद, ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद लंबे समय तक या वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट न होना, इसीलिए इसका नाम है शांत। एक बार विस्फोट हुआ, उसके बाद शांत हो गया, इसी को मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। और इसका उदाहरण है पोपा, जो बर्मा में आया था। पोपा का ज्वालामुखी, उसे हम शांत ज्वालामुखी के उदाहरण में ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से किलिमंजारो में भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। फिर आगे देखें हम उद्भेदन, अर्थात ज्वालामुखी प्रकट कैसे होता है। तो 2 तरह से प्रकट होता है, एक केंद्रीय उद्गार, दूसरा है दरारी उद्भेदन। केंद्रीय अर्थात धरातल में केंद्र मुख का निर्माण हो जाना और उस मुख के माध्यम से
जो मैग्मा है, धूल के कण हैं, छोटे से लेकर बड़े आकार के पत्थर के टुकड़े हैं, ये सब बाहर प्रकट होता है। तो इसीलिए इसका नाम है केंद्रीय उद्गार। केंद्र बनाकर, केंद्र के माध्यम से बाहर प्रकट होना। दूसरा है दरारी उद्भेदन, अर्थात धरातल में, पृथ्वी में दरार पड़ जाना और उस दरार के माध्यम से उन पदार्थों का बाहर प्रकट होना। इसको हम दरारी उद्भेदन के नाम से जानते हैं। तो दो तरह से ज्वालामुखी का विस्फोट धरातल में होता है, एक केंद्रीय उद्गार और दूसरा है दरारी उद्भेदन। साथियों, ये ज्वालामुखी के प्रकार और उद्भेदन के बाद कुछ जानकारी हम प्राप्त कर लें कि ये ज्वालामुखी विस्फोट होता क्यों है, बाहर ये अग्नि की लपटें निकलती क्यों हैं। तो उसके कुछ कारण हैं, जैसे तापमान का बढ़ना। मैंने इसके पहले आपको बतलाया था, जो अप्राकृतिक साधन है उसमें तापमान, दबाव है। तो तापमान का अत्यधिक बढ़ जाना, धरातल के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम प्रवेश करते जाते हैं तापमान बढ़ते जाता है और इतना बढ़ जाता है कि आंतरिक भाग, जिसे हम सीमा कहते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, वह द्रव अवस्था में है और उसी द्रव अवस्था वाले हिस्से में जब उथल पुथल होता है, मूवमेंट होता है, तो वह बाहर प्रकट होने का प्रयास करता है। तो यह है ताप। फिर गैस, धरातल के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार के गैस उपस्थित है, ये बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जिनके कारण जो कमजोर भूपर्पटी है, कमजोर वाला हिस्सा है, उनको तोड़कर बाहर प्रकट होता है। वैसे ही जलवाष्प। फिर है असंतुलन। प्रकृति ने इस पृथ्वी को असंतुलित बनाया है, बिल्कुल संतुलित बनाया है, लेकिन असंतुलन की स्थिति कब पैदा होती है? स्वयं प्रकृति के द्वारा या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हमने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, देखिए, नदियों में बड़े बड़े बांध का निर्माण कर लिया, हमने बड़े बड़े नगर बना दिए, जो संतुलन बना हुआ था उसको हमने असंतुलित कर दिया। एक स्थान से रेत, पत्थर, मिट्टी, बालू, बजरी को निकाल करके दूसरे स्थान पर लाके डाल दिया। बांध बनाने से जल का दबाव आंतरिक भाग में पड़ता है। तो यह असंतुलन, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंतुलन पैदा होता है, चाहे वह प्राकृतिक कारकों द्वारा हो या अन्य गतिविधियों के द्वारा हो, तो उनका प्रभाव धरातल के बाहर दृष्टिगोचर होता है। वैसे ही दबाव में कमी, दबाव में जब अचानक एकाएक कमी आ जाता है, तो इसके कारण से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और एक है प्लेट विवर्तनिकी। पूरे महाद्वीप और महासागरों को प्लेट में बांटा गया है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत। और प्लेट आप जानते हैं ना, प्लेट जिसका मध्य का हिस्सा गहरा हो और चारों तरफ का हिस्सा उभरा हुआ हो, और यही प्लेट, एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से टकराता है तो धरातल के आंतरिक भाग में हलचल पैदा होती है और आंतरिक भाग में उपस्थित जो भी पदार्थ है, तरल मैग्मा है, पत्थर के टुकड़े हैं, बालू है, बजरी है, धुएं हैं, राख है, ये सब तेजी के साथ बाहर प्रकट होता है, जिसे हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ये कुछ कारण हैं जिनके कारण से धरातल में ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। तो ये प्राकृतिक स्रोत का पहला हो गया, ज्वालामुखी उद्गार। दूसरा है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है, भू अर्थात पृथ्वी, कंप अर्थात कंपन, अर्थात पृथ्वी का हिलना डोलना। तो यह भी दो तरह से होता है, एक कृत्रिम और दूसरा प्राकृतिक। कृत्रिम, हमारे घर के पास यदि सड़क है या रेल लाइन है, आपने देखा होगा रेल गुजरती है जब, तो ऐसा लगता है कि घर हिल रहा है, या भारी वाहन हमारे घर के किनारे सड़क से होकर के गुजरती है तो घर हिल रहा है, या फिर सामने में कोई पटाखा फोड़ दिया, बम फोड़ दिया तो हलचल हो जाती है। तो ये कहलाता है कृत्रिम। लेकिन दूसरा है प्राकृतिक, और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलने वाली भूकंपीय लहरों के कारण से होता है। तो आइए हम भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों की चर्चा करें। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण करने वाली विज्ञान की शाखा को भूकंप विज्ञान सिस्मोग्राफ कहते हैं।
भूकंप विज्ञान द्वारा भूकंपी तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिलती है। भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंपी तरंगों का उद्गम होता है वह भूकंप मूल या केंद्र फोकस कहलाता है तथा भूकंप मूल के ठीक ऊपर भूपटल पर जो केंद्र होता है उसे अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप से विभिन्न प्रकार की लहरें या तरंगें उत्पन्न होती है जो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला प्राथमिक लहरें, प्राइमरी वेव्स। इनकी गति सबसे अधिक 6 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनमें कणों की गति तरंग की रेखा के सीध में होती है, अर्थात ये ध्वनि की लहर के समान होती है। ठोस पदार्थों में शीघ्रता से अधिक गहराई पर पहुंच जाती है, किंतु द्रव या लचीले पदार्थों में इनकी गति कुछ घटने लगती है। ऐसे पदार्थों में यह मोड़ लेकर आगे बढ़ती है। सर्वाधिक वेगवान लहरें होने के कारण इनका प्रभाव भूकंप लेखी अर्थात सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकित किया जाता है। संक्षेप में इन्हें पी लहरें कहते हैं। इनकी लघु तरंगें पीजी एवं पी कहलाती है। दूसरा है द्वितीयक अथवा आड़ी लहरें। द्वितीयक लहरें जल अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती है। इनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है, अतः इन्हें आड़ी तरंगे भी कहते हैं। ये भूसतह पर सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली मानी जाती है। इन्हें संक्षेप में एस लहरें कहते हैं। इनकी गति 3 से 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठोस पदार्थों में तो ये अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती है, किंतु घनत्व बढ़ने पर इनकी गति पर प्रभाव पड़ने लगता है। एस लहरें द्रव या लचीले पदार्थों में तेजी से लुप्त होने लगती है। इनकी लघु तरंगे एस जी एवं एस कहलाती है। तीसरा है धरातली अथवा दीर्घ अवधि लहरें, सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स। यह लहरें धरातल के ऊपरी भाग तक ही सीमित रहती है। इनका प्रभाव भूतल पर ही विशेष विनाशकारी रहता है। इनकी गति लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये पृथ्वी के भीतरी भागों में प्रवेश नहीं कर पाती, अतः इनसे भूगर्भ के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होना संभव नहीं है। इन्हें एल तरंगे भी कहते हैं। इन लहरों को सर्वाधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है तथा गति सबसे कम होती है। छाया क्षेत्र। भूकंपी तरंगों के भूगर्भ की ओर जाने पर वक्राकार मार्ग बनता है। आंतरिक भाग में एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती और पी तरंगे भी यहाँ पर विशेष प्रकार से आवर्तन करके मोड़ लेती है। अतः भूकंप मूल केंद्र से दोनों ओर पृथ्वी के विपरीत भाग के किनारों की ओर ऐसा छाया क्षेत्र बन जाता है जहाँ की किसी प्रकार की तरंगों का प्रभाव नहीं रहता। इसे ही तरंग प्रभाव से मुक्त क्षेत्र या छाया क्षेत्र कहते हैं। आइए अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में नवीन मान्यताओं की चर्चा करें। पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के विषय में उपर्युक्त मान्यताएं अब परंपरागत मानी जाती है। वर्तमान में भूकंप विज्ञान एवं भूकंप तरंगों की गति के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 खंडों में विभक्त किया जाता है। ये आप देख रहे हैं ग्लोब में ये पूरा ग्लोब है, पृथ्वी है, और इसके आंतरिक भाग को हम यदि खोलें तो इस प्रकार से स्थिति निर्मित होती है। देखिए, पहला है क्रस्ट। पृथ्वी का वह तल
जिस पर जैव संसार बसा है इसी से निर्मित है। यहाँ दो भिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है। सागरी तल, विश्व धरातल के 79% भाग पर सागरी तल का विस्तार है। यह तल अधिकांशतः भारी आग्नेय चट्टानों का तथा प्रायः समान संरचना वाला है। इसकी मोटाई 6 से 10 किलोमीटर मानी गई है। दूसरा महाद्वीपीय तल, यह तल 25 से 50 किलोमीटर की मोटाई में महाद्वीपों के नीचे पाया जाता है। इसकी संरचना एक समान नहीं है। इसकी ऊपरी परत पर अवसादी आग्नेय चट्टान है। यहाँ निचले व मध्य के भाग पर आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानें पाई जाती है और नीचे का भाग भूकंपीय एवं अस्थिर क्षेत्र है। दूसरा है मैंटिल। भूपर्पटीय क्रस्ट के नीचे का भाग मैंटिल कहलाता है। इसमें पृथ्वी का अधिकांश आयतन पाया जाता है। इसका औसत घनत्व 4.5 है। इससे स्पष्ट है कि यह भाग क्रस्ट की अपेक्षा भारी चट्टानों से निर्मित है। इस भाग में सिलिकेटों की अधिकता पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम और लोहा धातु भी मिलती है। इस भाग में प्राथमिक तरंगों की गति 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। मेंटल की मोटाई पृथ्वी के अर्धव्यास से आधी या 3000 किलोमीटर है। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर मेंटिल को 2 उप भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ऊपरी मेंटिल। ऊपरी मेंटिल के मध्य भूकंपीय तरंगों की गति में परिवर्तन आता है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल के मध्य चट्टानों की संरचना एवं घनत्व स्वरूप में अनियमितता की स्थिति पाई जाती है। ऊपरी मेंटल की मोटाई भूतल के निचले भाग से 500 किलोमीटर तक मानी गई है। ऊपरी मेंटिल एवं निचले मेंटिल के बीच संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा है निम्न मेंटिल, लोअर मेंटिल। निम्न मेंटिल परत की मोटाई 2200 किलोमीटर मानी गई है। इस भाग में तापमान बहुत ऊंचा रहता है। इस भाग में एस तरंगों के प्रवाह से पता चलता है कि यह निश्चित रूप से ठोस भाग है। यहाँ घनत्व में वृद्धि और दबाव की अधिकता के कारण भूकंपीय तरंगों की गति भी अधिक पाई जाती है। अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि सिलिकेट खनिजों में लोहे की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती जाती है, जिससे इस भाग का घनत्व अधिक हो गया है। ऊपरी मेंटिल और निम्न मेंटिल के मध्य 300 किलोमीटर चौड़ा संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है। इसका ज्ञान आज भी अधूरा है। तीसरा है कोर अथवा केंद्रीय भाग। पृथ्वी के केंद्रीय भाग की मोटाई 3400 किलोमीटर मानी जाती है। इस भाग में सर्वाधिक घनत्व 10 से 11 पाया जाता है। इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का केवल 16% है तथा समस्त द्रव्यमान का 32% है। इस भाग में पी तरंगे ही प्रवेश कर पाती है। इस भाग में लोहे और निकल धातुओं की अधिकता है। इसके मध्यवर्ती पिंड में लचीलापन भी है। कोर को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है बाह्य कोर, आउटर कोर। बाह्य कोर का विस्तार पृथ्वी के भीतर 2900 किलोमीटर से 5290 किलोमीटर गहराई तक अर्थात 2390 किलोमीटर तक माना जाता है। इस परत में भूकंपीय एस तरंगे भी प्रविष्ट नहीं हो पाती है। अतः यह अनुमान लगाया गया है कि यह परत द्रव पदार्थ या उसके समकक्ष गुण वाले तत्वों से निर्मित होने चाहिए। दूसरा है आंतरिक कोर या भूक्रोड, इनर कोर। पृथ्वी के ऊपरी धरातल से केंद्र की ओर 5200 किलोमीटर की गहराई से 6371 किलोमीटर तक अर्थात 1171 किलोमीटर तक माना गया है। इस भाग का घनत्व 11 से 13.6 तक है। अतः इस भाग को ठोस जैसा माना गया है। पी तरंग की गति इस भाग में 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है।
पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग अथवा भूक्रोट की रचना लोहे, निकल एवं भारी सिलिकेट मिश्रित धातु पिंड से हुई है। तो साथियों, इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया। इस वीडियो लेक्चर में प्राकृतिक साधन के रूप में ज्वालामुखी एवं भूकंपी विज्ञान के साक्ष्य के माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।